नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सीईसी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। आज की सीरीज में हम बात करेंगे आर्काइव्स एंड इट्स रोल इन मीडिया। आपने आर्काइव्स के बारे में बहुत बार सुना होगा। इस शब्द का इस्तेमाल जर्नलिस्ट आमतौर पर करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले हम एक बार इसको भी सोचते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है और उसमें आर्काइव्स की भूमिका क्या है। आप जानते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट जब आप किसी स्टोरी को कवर करते हैं या फिर आप उसको फॉलो अप स्टोरी के तौर पर ट्रीट करते हैं तो आपको अलग अलग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होना होता है। Journalists should deal in reliable facts, so it is important that the sources used for writing stories can give accurate information about what happened and what was said. But just as there are lots of different news events, so there are many different sources of information. हर स्टोरी के लिए अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं और ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की स्टोरी को कर रहे हैं। कुछ सोर्सेज हो सकता है कि बहुत सालों से आपने उनकी रिलायबिलिटी को देखा हो और कुछ सोर्सेज आई विटनेस अकाउंट के तौर पर उसी समय आपके सामने आए हों। Some of them will give you very accurate information and we call these sources reliable sources because we can rely on them what they say. Others could be less reliable but still useful, while some can hardly be trusted at all. The main way of judging sources of information is on their reliability. And on the basis of providers, sources can be classified into basically primary sources, secondary sources. Primary source is often the source in which the source is someone who is at the center of the event or issue. We call such people as primary sources. It is vital to double check and cross check facts with other sources. Primary source भले ही आपको कोई भी बहुत ज़रूरी इत्तला दे रहा हो, उसके बावजूद ज़रूरी है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर प्रिंट करने से पहले या उसे ब्रॉडकास्ट करने से पहले सोर्स की दी हुई इंफॉर्मेशन को डबल चेक किया जाए और क्रॉस चेक किया जाए। और दूसरा सोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेकेंडरी सोर्स। Secondary sources are those people who do not make the news but who pass it on. The official police report of an incident or comments by someone's press officer can be called secondary sources. Secondary sources are generally not as reliable as primary sources क्योंकि primary source तो एकदम से एक आई विटनेस अकाउंट की तरह आपकी आंखों के सामने है। Journalists have to assess the reliability of secondary sources and if necessary tell readers or listeners where the information come from. यहाँ एक बात और, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं या उसके बारे में सुन रहे होते हैं तो जर्नलिस्ट ऐसा बहुत बार हुआ है कि अपने इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, अपने सोर्स की बात करते हैं। इसे बताने के पीछे एक बड़ी वजह यही होती है ताकि जो पाठक है या दर्शक है उसे इस बात का यकीन हो कि इस जो सोर्स दिया जा रहा है या बताया जा रहा है वो रिलायबल है। एक सोर्स है प्रेस रिलीज, अ टाइप ऑफ न्यूज सोर्स वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स मेड टू जर्नलिस्ट बाय द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन, अ पॉलिटिकल पार्टी और अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दिस टाइप ऑफ न्यूज सोर्स is they generally try to attempt to make it publicly because a press release is made for the consumption of the public. प्रेस रिलीज को बनाते हुए कई बार जैसे बहुत सी कंपनियां, सरकार, निजी दफ्तर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वो भी प्रेस रिलीज को जाहिर करती हैं, जारी करती हैं और उसे पत्रकारों के जरिए आगे पहुंचाया जाता है। दूसरा सोर्स है प्रेस कॉन्फ्रेंस। It is a meeting at which somebody or the concerned organization talks to a group of journalists in order to answer their questions or necessary official statements. Here the concerned organization is prepared on the information they are disseminating to gain maximum publicity. For example, an interview. Press conference में अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मीडिया हाउसेस के, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्हें इनवाइट किया जाता है। आमतौर पर उन लोगों को दोज हु रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर बीट। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हर ऑर्गेनाइजेशन से कोशिश की जाएगी कि उन लोगों को इनवाइट किया जाए जो कि इस बीट को कवर करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन और आम लोगों के बीच एक जरिए का, एक पुल का काम करती हैं। तीसरा है स्पीच।
The highlight of speech is done on who spoke and what is spoken. Majority of the political leaders, celebrities and famous people are given priority from the simple speech to the high level of speech. Speech एक बहुत कॉमन विधा है आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि जो कहा जाता है उसे मीडिया सुनता है और उसके आधार पर खबर को आगे पहुंचाता है। फिर है न्यूज एजेंसी। न्यूज एजेंसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन that collects news and supplies to newspapers, television and radio companies at a certain cost. News agencies collect news and sources and sell them to other news organizations. आपने इसके बारे में खूब पढ़ा भी होगा। कई बार आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, देख रहे होते हैं, आप लिखा हुआ पाते हैं पीटीआई, यूएनआई, रॉयटर्स, एपीटीएन, ये न्यूज एजेंसीज हैं जिनसे कि ऑर्गेनाइजेशंस खबर को कलेक्ट करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के पास वो खबर नहीं होती, उसे वो मिलती है किसी न्यूज एजेंसी से और उन्हें वो उससे खरीदते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन के आधार पर उन तक वो खबर पहुंच जाती है। फिर है इंटरनेट। इंटरनेट हैज somehow managed challenge the traditional news source in many ways. It is a storehouse of information. Reporters are finding it easy in collecting news sources that they don't need to run for news events. Instead, information is right on their doorstep. Search engines such as Google and websites have countless information to provide. इंटरनेट एक बहुत बड़ी ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है जो तुरंत इंफॉर्मेशन को देता है। ट्रेडिशनल न्यूज सोर्सेस से परे ये एक मॉडर्न न्यूज सोर्स है और इसमें ऐसे बहुत से सर्च इंजन्स हैं जिनसे खबर तुरंत मिल सकती है। लेकिन यहाँ वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि एवरी न्यूज हैज टू बी वेरीफाइड, क्रॉस चेक्ड बिफोर पुटिंग इट ऑन एयर। और अब मैं आती हूँ आर्काइव्स पर। हमने अभी तक बात की कैसे प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस न्यूज गैदरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसी तरह इंपॉर्टेंट है आर्काइव्स। तो आर्काइव्स क्या होता है? एन आर्काइव is an accumulation of historical records in any media or the physical facility in which they are located. Archives contain primary source documents that have accumulated over the course of an individual or organization's lifetime and are kept to show the function of that person or organization. तो ये असल में historical events का एक डॉक्यूमेंटेशन है। ये अक्सर बहुत काम आता है, चाहे वो न्यूज स्टोरीज हो, आपको कोई बैकग्राउंडर पर आधारित खबर करनी हो, और यहाँ तक कि किताबें भी जब लिखी जाती हैं तो आर्काइव्स का इस्तेमाल बार बार होता है। इसे इसलिए भी ऑथेंटिक अक्सर माना जाता है क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में और कई बार पूरी तरह वेरीफाइड फॉर्म में हमें मिलता है, लेकिन तब भी वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि जो हमें मिले उसे हम कुछ और सोर्सेस से वेरीफाई जरूर करें। इन जनरल, आर्काइव्स कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर परमानेंट और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर enduring cultural, historical or evidentiary value. Archival records are normally unpublished and almost always unique, unlike books or magazines of which any identical copies may exist. जैसे कि आप हिस्ट्री से आधारित कोई स्टोरी कर रहे हैं और आप हिस्ट्री रिलेटेड म्यूजियम्स को आप मिलते हैं, आप जाते हैं और वहां से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को आप निकालते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रिजर्व्ड मटेरियल है जिसका आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इस तरह का प्रिजर्व्ड मटेरियल कई बार स्टोरीज को ऑथेंटिक बनाने में और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाने में योगदान देता है। आर्काइव्स आर द प्रोडक्ट and record of the performance of its functions by an organic body, and they should faithfully reflect the workings of that organization. No refined methods of library science and no purely chronological or purely alphabetical arrangement can be successfully applied to the classification of archives. अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, हो सकता है कि आप कभी कोई ऐसी स्टोरी कर रहे हो
जहां पर खुदाई हो रही है और वहां से कुछ हिस्टोरिकल, कुछ ऐसी बहुत काम की चीजें खुदाई से मिली हैं जो कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जाननी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप अगर हिस्टोरिकली उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और ये कि मिला हुआ सामान कितने सदियों या कितने सालों पुराना है, तो ऐसे में आपको आर्काइवल मटेरियल बेहद काम में आएगा। आर्काइवल रिकॉर्ड्स टेक मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, डायरीज, financial and legal documents, photographs and moving image and sound recordings। इसको मैं विस्तार से आपको बताती हूँ। जैसे कभी आज से 80-100 साल पहले दो लोगों के बीच कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, किसी तरह की कुछ लिखकर आपस में आदान प्रदान हुआ, वो भी जरूरी है और वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। जैसे महात्मा गांधी ने जेल में रहते हुए बाहर आने के बाद बहुत बार अपने अनुयायियों को, बहुत से और लोगों को चिट्ठियां लिखी और उन चिट्ठियों का इस्तेमाल कई बार उनकी किताबों को ही व्याख्या करते हुए या उनकी व्याख्या करते हुए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह डायरी का लेखन, इसे भी काफी हद तक ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि डायरी एक पर्सनल लेखन है। जो इंसान लिख रहा है वो अपने हाथ से लिख रहा है और वो डेटेड है। अगर ये लिखा जा रहा है कि 25 मार्च 2018 को ये बात लिखी गई और उसे अगर कोई बहुत सालों बाद देखता है, तो वो डायरी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का काम करती है। इसी तरह फाइनेंशियल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, आप कोई फाइनेंस से जुड़ी स्टोरी कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि कोई कंपनी किसी इरेगुलरिटी में पिछले बहुत से सालों से जुड़ी हुई है और उसकी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उस बात को साबित करता है। उसी तरह फोटोग्राफ्स, मूविंग इमेज और साउंड रिकॉर्डिंग्स भी आर्काइवल मटेरियल में बहुत काम आती हैं। कई बार पुराना संगीत, पुराना चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो, वो भी एक तरह का आर्काइवल मटेरियल है। जब आप किसी ऐसी स्टोरी को कर रहे हैं जो किसी संगीतकार से जुड़ी है और आपको अगर वो मटेरियल मिलता है जो उसी इंसान से जुड़ा है, या फिर उसके बारे में किसी ने कोई बात कही है जो बहुत सालों पहले कही गई है, तो उससे आपकी खबर की विश्वसनीयता, उसकी वेटेज और उसकी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाती है। All state governments as well as many local governments, universities, businesses, libraries and historical societies maintain archives। असल में आर्काइव्स को मेंटेन करना एक आदत है और कुछ जगह अनिवार्यता भी है। सरकारी स्तर पर और स्थानीय सरकारों के स्तर पर, यूनिवर्सिटीज के स्तर पर भी, और लाइब्रेरीज तो खैर आर्काइव्स को संभालती ही हैं, और हिस्टोरिकल सोसाइटीज भी इस काम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाती हैं। आज भी आप अगर हड़प्पा या मोहनजोदारो के बारे में पढ़ना चाहें, जानना चाहें, तो आप देखेंगे कि किस खूबसूरती से हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। Traditionally, the term archive referred to collection of unpublished and unique documents or records or artifacts and not published material which was stored in library। आमतौर पर ये माना जाता है कि जो ऑलरेडी बहुत बार छप गया वो कई बार आर्काइव्स के तौर पर बहुत का फायदेमंद नहीं होता। असली आनंद इस चीज का तब आता है जब आप कुछ ऐसा ढूंढ पाएं जो अनपब्लिश्ड है, कोई यूनिक डॉक्यूमेंट है या बहुत सालों से जिसकी तरफ देखा तक नहीं गया, कोई रिकॉर्ड है, और कई बार आर्टिफैक्ट्स, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति, ये भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है आर्काइवल मटेरियल के तौर पर। Archival records take many forms, including correspondence, diaries, financial and legal documents, photographs, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की। Historical societies की भी आपसे मैंने अभी बात की। It should be emphasized that archived inactive data can be made active again, as the implication of not being able to access information again sometimes dissuades people from archiving their records. Information should still be readily available if required at short notice। ये बड़ी जरूरी बात है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर आप किसी बीट पर काम कर रहे हैं, जैसे आप अगर डिफेंस बीट पर ही काम कर रहे हैं, तो आपके पास अपनी एक आर्काइवल लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्काइव्स, इसे आप देखिए
और आप इस पर थोड़ा सर्च करिएगा, आपको बड़े रोचक नतीजे मिलेंगे। लेटर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डायरीज ऑफन फ्रॉम फेमस पीपल। किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने किसी मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा है, वो भी काम की है। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि कई बार बड़े बड़े फिल्मकारों की लिखी हुई स्क्रिप्ट्स भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर बड़ी रोचक लगती हैं। जैसे सत्यजीत रे ने अपनी फिल्मों की जो स्क्रिप्ट लिखी, उन स्क्रिप्ट्स को आज भी देखना बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प है और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए तो और भी सीखने लायक चीज है। तो ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स, चाहे वो फिल्म की हो, टेलीविजन की हो, कोई पुरानी किताब पर लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी अपने आप में आर्काइवल मटेरियल है। हाथों से लिखी हुई जो लिपि है, उससे आपको सिर्फ उस व्यक्ति की मन स्थिति नहीं पता लगती, बल्कि आपको उस समय का सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का भी काफी अंदाजा होता है, क्योंकि जो हाथों की लिपि है वो इंसान के मन और दिमाग को भी सामने लाकर रखने की क्षमता रखती है। नोट्स और रिकॉर्डिंग्स ऑफ इंटरव्यूज, जो इंटरव्यूज किए गए दो लोगों के बीच में, उसके नोट्स, उसकी रिकॉर्डिंग्स से भी बहुत कुछ पता लगता है। फोटोग्राफ्स, स्केचेस एंड पेंटिंग्स, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, स्केचेस बहुत कुछ कहते हैं। कई बार कलाकार लिखता नहीं, वो ड्रॉ करता है। बनारस के घाट पर कोई 100 साल पुरानी तस्वीर, या फिर कश्मीर की घाटी के किसी हिस्से की कोई एक तस्वीर जो उस समय की परिस्थिति को देखकर सामने बैठकर कलाकार ने बनाई है, उससे भी उस समय का काफी अंदाजा होता है। इसी तरह मौजूदा दौर में भी अगर कोई तस्वीर ली गई है और उसे कवर करने के लिए बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, तब भी वो बहुत काम की उपयोगी तस्वीर हो सकती है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय ली गई तस्वीरें आज भी जब भी उस त्रासदी की बात होती है तो उनकी तरफ जरूर देखा जाता है। बर्थ, डेथ एंड मैरिज रिकॉर्ड्स, ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि ये 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिन्हें किसी की भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लैंड रजिस्ट्रीज, टाइटल्स टू प्रॉपर्टी एंड मैप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है दुनिया भर में कई देशों में ऐसा हुआ कि जिस मानचित्र को हमने बरसों पहले देखा, उनमें बदलाव आया। और भारत का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, 1857 से पहले, आजादी के बाद और उसके बाद भी जब विलय हुआ कई स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स का मैप में जो परिवर्तन आया, वो भी हमें ऐतिहासिक दृष्टि से अपने ही देश को समझने में मदद करता है। इसी तरह कोर्ट के रिकॉर्ड्स, आर्किटेक्चरल प्लान्स एंड इंजीनियरिंग रिकॉर्ड ड्राइंग्स, ऑडियो वीडियो फिल्म रिकॉर्ड्स, मीटिंग के जो मिनट्स हैं, इसलिए इसे भी बहुत जरूरी माना जाता है कि जब मीटिंग हुई उसके मिनट्स पर सबने साइन किया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेमोज, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ एसोसिएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स, स्कूल बोर्ड्स एंड अदर फॉर्मल ग्रुप्स, तमाम ऐसे फॉर्मल ग्रुप्स जिसमें लोग आपस में मिलते हैं, चाहे वो सोसाइटीज हों, ट्रस्ट हों, या फिर किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें लोगों की आपस में एक रजामंदी के साथ बातचीत होती है, जिसमें सब लोग सिग्नेचर्स करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट आर्काइवल मटेरियल है।